Hello friends, this is Team Super Simplified and today we are here with daily news analysis for 30th and 31st July 2017. So let's get started. तो पहला न्यूज़ आइटम है कि CBDT inks 9 advanced pricing agreements. And what is CBDT? CBDT is Central Board of Direct Taxes. ठीक है, तो इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, जनरली दो तरह के ही टैक्सेस होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जैसे आपका इनकम टैक्स वगैरह होता है, जो जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से होता है, जैसे जीएसटी वगैरह भी आया है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। पहले एक्साइज ड्यूटी वगैरह हुआ करता था, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उस पर जो आप टैक्स देते हैं दैट यू आर पेइंग टू द शॉपकीपर, बट आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा नहीं करते। गवर्नमेंट को शॉपकीपर जमा करेगा इकट्ठा होने के बाद में कि मंथली मेरा ये टैक्स रिटर्न है, ये मैंने कलेक्ट किया है अपने कंज्यूमर से और ये मैं आपको फाइल कर रहा हूँ। तो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जीएसटी वगैरह जो हो गया। देन गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, राइट। तो डायरेक्ट टैक्सेस के केस में होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी, ये गवर्न करता है डायरेक्ट टैक्स के जो रूल्स हैं, कलेक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है, अभी तक तो था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। Then CBDT has entered into 9 unilateral advance pricing agreements with Indian taxpayers. तो हम ये देखेंगे कि क्या है ये unilateral advance pricing agreement. With this, total number of APAs signed till date stand at 171. 171 अभी तक साइन कर दिए गए हैं APAs, ठीक है। उसमें से बायलेटरल 12 हैं, 12 आर बायलेटरल एंड 159 आर यूनिलेटरल। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है। सो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट समझने से पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, उस पर चलते हैं। पहले वो देख के आएंगे, फिर विल सी व्हाट इज़ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। बेसिक्स समझते हैं पहले। तो बेसिक्स है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, व्हाट इज़ आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, फिर उसके बाद हम आएंगे एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है कि उसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो मान लीजिए कि इंडिया में बेस्ड कोई एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मान लीजिए कंपनीज एबीसी कोई कंपनी है, ठीक है। उसकी यूनिट्स डिफरेंट कंट्रीज़ में है। इंडिया में कुछ यूनिट्स होंगे, एक यूनिट इंडिया में है और दूसरा यूनिट जो है वो दूसरे किसी कंट्री में है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कुछ प्रोड्यूस किया जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़, ठीक है। और उस 100 रुपीज़ को अपनी दूसरी कंपनी जो है उसको 200 रुपीज़ में उन्होंने बेच दिया। और फर्दर ये जो दूसरी जो यूनिट है इसी कंपनी की, मान लीजिए कि यूनिट है U1 जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, दिस इज़ इंडिया, दिस साइड लेफ्ट साइड, और ये कोई दूसरी कंट्री है, ठीक है, कंट्री X। यहाँ पे जो उनकी सेकेंड यूनिट है, ABC कॉर्पोरेशन की जो सेकंड यूनिट है, यूनिट 2 दैट विच इज़ एग्जिस्टिंग इन X कंट्री, उन्होंने 200 रुपीज़ में यहाँ से ख़रीदा और उसको वहाँ जो पब्लिक है, वहाँ पे जो मार्केट है, वहाँ पे उन्होंने उसको 400 रुपीज़ में फॉर एग्जांपल बेच दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो यूनिट 1 इंडिया में है उसका अगर आप प्रॉफिट देखें तो दैट इज़ 200 माइनस 100 विच इज़ 100 रुपीज़, राइट। और U2 जो X कंट्री में एग्जिस्ट करती है उसका जो प्रॉफिट है वो है 400 माइनस 200, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उनका 200 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। अभी ये सारा प्रॉफिट जो है फाइनली जाएगा तो ABC कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हर एक कंट्री का अपना टैक्सेशन अलग अलग होता है, रेट्स अलग अलग होते हैं, रूल्स अलग अलग होते हैं। तो इंडिया में अगर टैक्स रेट है मान लीजिए कि 30%, जस्ट फॉर एग्जांपल, और उस दूसरी कंट्री में X कंट्री में जहाँ पे U2 यूनिट फंक्शन करती है वहाँ पे है मान लीजिए कि 5%। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऐसी कंट्री में है जहाँ पे टैक्स रेट लो है एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो कंपनी क्या चाहेगी, कंपनी ये चाहेगी कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऐसी जगह पे शो किया जाए, ऐसी कंट्री में शो किया जाए जहाँ पे टैक्स रेट्स बहुत कम है। और ऐसी कंट्रीज़ को क्या बोला जाता है, टैक्स हेवंस, ठीक है। जैसे केमन आइलैंड्स वगैरह हैं, टैक्स हेवंस जो होते हैं, वहाँ पे ये कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट को अपना शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। इसको एक और टर्म बोली जाती है BEPS, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो मारा जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू लॉस होता है उनके लिए, इस वजह से इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया में जो U1 यूनिट है वो उसको इंस्ट्रक्शन आएगा ABC से कि आप जब सेल कर रहे हो U2 को, आप 100 का माल 200 में सेल मत करो, आप 100 का माल 120 रुपीज़ में सेल कर दो। तो इससे क्या होगा, U1 यूनिट का जो प्रॉफिट था वो और कम हो गया। पहले 200 रुपीज़ था, अब कितना हो गया, 120 माइनस 100 दैट इज़ 20 रुपीज़ ओनली। तो ये क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट इंडिया में मिनिमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है, और जो दूसरी कंट्री है जहाँ पे टैक्स रेट कम है, इस प्रॉफिट को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि लो टैक्स पे करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। सारी गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड ओवर उन्होंने रूल्स बनाए अपने अपने हिसाब से, और इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह भी हैं इसके लिए। तो उसमें ये किया जाता है कि कंपनीज़ को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो आपकी जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब जब आप एक ही कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को
कुछ सामान बेचते हैं तो आपकी जो प्राइसिंग है उसमें कुछ आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आर्म्स लेंथ प्राइस का। तो क्या है कि आप जब अपने ही एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कुछ माल बेच रहे हैं तो आप जो प्राइसिंग इस तरह से करेंगे कि आप एक आर्म्स लेंथ वाली कंपनी को जैसे ट्रीट करेंगे उसी तरह से। जिस कंपनी का आपसे कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ अगर आप ट्रांजैक्शन करते तो क्या प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है, वहाँ आपका ये सब कंसर्न नहीं है टैक्सेशन वाला। तो उससे आप जो प्राइस चार्ज करते उसी फेयर प्राइस पे आप अपनी ही कंपनी के 2 यूनिट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस रखिए। तो प्राइसिंग जो है आपकी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर ट्रांजैक्टिंग विद अ पार्टी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू यू और यू आर ट्रांजैक्टिंग विद अ यूनिट विच इज़ बिलोंगिंग टू द सेम कंपनी एज यू बिलोंग। तो दोनों केसेस में आपको एक ही जो प्राइस है वो फेयर प्राइस चार्ज करनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज आर्म लेंथ प्राइसिंग, ठीक है। और इसी के लिए कुछ एग्रीमेंट जो है वो इन कंपनीज़ के बीच में और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं CBDT वगैरह अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हैं, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं तो उनको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो वो अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग? अ ट्रांसफ़र प्राइस इज़ द प्राइस एट विच डिविजन्स ऑफ अ कंपनी ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। Divisions of the same company transact with each other. When two related parties decide between themselves the transaction price, there is a scope for such parties affecting the price which will be different from the price if transacted between the unrelated parties, right? So that is why there is a concept known as arm's length pricing. ये concept लेके आया गया। तो what is arm's length pricing? The price at which two unrelated and non-disparate parties would agree to transact, that is known as arm's length pricing. Arm's length pricing ensures that each country collects appropriate taxes on the transactions, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी इस तरह से। एंड वाई इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग सो हाई ऑन एजेंडा? तो ये इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इंटरनेशनली आर डन विद इन द कंपनीज एज अपोज टू बिटवीन अनरिलेटेड कंपनीज, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, जो भी सेलिंग बाइंग हो रही है, वो जनरली एक ही कंपनी के डिफरेंट यूनिट्स के बीच में होती है 60% ऑफ द टाइम, ठीक है। 60% वॉल्यूम उधर का है और वहीं पे ये वाली प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है आपकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाली। उसके लिए क्या प्री रिक्विसाइट है ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाला? पहला तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, 2 कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए और जो 2 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं वो एक ही कंपनी को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तब ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाला इशू आता है। तो अभी वापस आ जाते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे। तो एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इज़ एन अहेड ऑफ टाइम एग्रीमेंट between a taxpayer and a tax authority. Taxpayer is the company and a tax authority on an appropriate transfer pricing methodology for a set of transactions over a fixed period of time टू अवॉइड फ्यूचर ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट्स। तो क्या होता है, कंपनीज़ भी ऐसा नहीं कि सारी कंपनीज़ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, तो जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं जो जेन्युइन ट्रांजैक्शन करना चाहती हैं उनको थोड़ा हेजल फ्री लाइफ चाहिए होती है। उनको ऐसा नहीं कि कल को बहुत सारे लिटिगेशंस में फंस जाएं और इनकम टैक्स वाले बेकार में परेशान करें और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और उनके बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट आए। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले से फिक्स कर लेते हैं कि टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के पहले से फिक्स कर लेते हैं कि सर हमारी ये ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जनरली होती हैं और उसमें जो हमारी प्राइसिंग मेथडोलॉजी वो इस तरह से आप पहले से अप्रूव कर दीजिए, इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो हम अभी कर लेंगे, सो दैट बाद में आगे चल के कुछ ऐसे इश्यूज सामने ना आए जिससे हमारे बिजनेस पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आए। सो दिस इज अहेड ऑफ टाइम एग्रीमेंट। तो अगले 10 साल की एक पॉलिसी बना ली कि जब इस आइटम को जब सेल किया जाएगा इस कंपनी के बीच में, इस यूनिट के बीच में, देन ये वाली प्राइसिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई होगी एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो दिस इज अहेड ऑफ टाइम एग्रीमेंट टू अवॉइड फ्यूचर ट्रांसफर pricing disputes. And the scheme endeavors to provide certainty to taxpayers in the domain of transfer pricing by specifying the methods of pricing and setting the prices of international transactions in advance. Or it was introduced in Finance Act 2012 in India. Finance Act 2012 क्या है, बजट जो पास होता है हर साल फेब के महीने में जनरली, तो उसमें 2 एक्ट पास होते हैं, एक होता है फाइनेंस एक्ट और एक दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कलेक्ट करेगी, वो सारे जो प्रोविजंस होते हैं वो फाइनेंस एक्ट में होते हैं कि टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। और दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। अप्रोप्रिएशन एक्ट में होता है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, कौन सी स्कीम्स को फंड किया जाएगा, डिफेंस पे कितना खर्च होगा, हेल्थ पे कितना, एजुकेशन पे कितना, दैट इज़ अप्रोप्रिएशन एक्ट। सो फाइनेंस एक्ट एंड अप्रोप्रिएशन एक्ट जो 2 होते हैं वो बजट के हिस्से हैं। नाउ यूनिलेटरल एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है और बायलेटरल क्या होता है, ये भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपीए क्या होता है, फॉर एग्जांपल से थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में जो टैक्स अथॉरिटी है उसको बोला जाता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और यूएसए में है एक आईआरएस करके, ठीक है, ये उनकी टैक्स अथॉरिटी है। और मान लीजिए इंडिया में एक कंपनी है, कंपनी एक्स, तो जब एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होगा सीबीडीटी और इस कंपनी के बीच में, उसको बोला जाएगा यूनिलेटरल, क्योंकि कंपनी जो है वो एग्रीमेंट कर रही है सिर्फ एक टैक्स अथॉरिटी के साथ।
उसको यूनिलेटरल बोला जाता है। यूनि मीन्स सिंगल, और बायलेटरल में क्या होगा कि ये जो कंपनी है वो 2 टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ में एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करेगी, ठीक है, बिटवीन इंडियन टैक्स अथॉरिटी एंड कोई दूसरे कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएसए, तो उसको बायलेटरल बोला जाएगा, ठीक है। सो यूनिलेटरल एपीए क्या है, बिटवीन टैक्स पेयर एंड वन गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटी, एंड बायलेटरल एपीए क्या है, बिटवीन टैक्स पेयर एंड मल्टीपल गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और प्रीलिम्स में, मेंस में हर जगह पूछा जाता है, इवन इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको याद रखिए। Now let's come to the next news item. Government launches Jio Parsi scheme phase 2, and this is launched by Union Ministry of Minority Affairs. पारसी जो है वो एक कम्युनिटी है इंडिया में, इट इज़ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, एंड द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू कंट्रोल द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन पारसी कम्युनिटी। एंड इनकी जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से बहुत कम है, 57,000 ही है, सिर्फ 57,264 एज पर 2011 सेंसस। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। सो 800 डेथ्स फॉर 200 बर्थ्स, दैट इज़ द सिनेरियो। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्लाइन होना ही है। एंड लो फर्टिलिटी रेट है बिकॉज लेट मैरिजेस हैं या नो मैरिजेस हैं बहुत सारे केसेस में, और सिंगल चाइल्ड फैमिली जो जनरली भी अब सिंगल चाइल्ड फैमिली ही देखने को मिलती है, तो उस कम्युनिटी में भी यही प्रॉब्लम है कि सिंगल चाइल्ड फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं, तो इस वजह से फर्टिलिटी रेट कम है, क्योंकि दिस इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल इंडिया में 2.1 है, कि अगर एक कपल है हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनका रिप्लेसमेंट रेट होगा कि उनकी डेथ के बाद में अगर वो 2 सक्सेसर्स को छोड़ के जाते हैं, दैट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। तो अर्थ पे उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी, रिप्लेस हो जाएगी वो सारी की सारी पॉपुलेशन। तो कितने फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, 2, मतलब हम 2 हमारे 2, दैट इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल। बट ये बाद में 0.1 क्यों लगा जाता है, दिस इज़ द फैक्टर विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड ऑल दोज थिंग्स। वो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन सारे चीज़ों को लेके कंप्यूट किया जाता है, और उसके बेसिस पे इंडिया का 1 है यहाँ पे, तो 2.1 है इंडिया की रिप्लेसमेंट लेवल। दूसरे कंट्रीज़ में अलग हो सकता है, तो इन जनरल इट इज़ 2.x और इंडिया का है 2.1, ठीक है। और इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ मेडिकल असिस्टेंस, जो IVF के लिए असिस्टेंस मिलेगा इनको कुछ फाइनेंशियल ₹5 लाख का, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके लिए। और दूसरा एडवोकेसी काउंसलिंग की जाएगी कि यू शुड हैव मोर बर्थ्स, यू शुड मैरी अर्ली, ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट सक्सेसफुली लॉन्च वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट्स। तो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्राइट, ये वर्ड दिमाग में रख लीजिए। स्प्राइट जो है वो क्या है, वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट, कितना छोटा है अभी देखेंगे हम कितना छोटा है। इट इज़ लॉन्च सक्सेसफुली। तो स्प्राइट क्या है, स्प्राइट इज़ डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एंड इट इज़ अ मिनी स्पेसक्राफ्ट विच इज़ बिल्ट ऑन 3.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर सर्किट बोर्ड। इतना छोटा सा है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से भी छोटा सैटेलाइट है, ठीक है। एंड वेट उसका है सिर्फ 4 ग्राम्स। तो इतना छोटा सा सैटेलाइट उन्होंने प्लेस किया ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड इट इज़ इक्विप्ड विथ मिनी सोलर पैनल, 2 एंटीनाज, एक टाइनी रेडियो है फॉर कम्युनिकेशन, देन कंप्यूटर इज़ देयर, एंड देन मैग्नेटोमीटर टू ओरिएंट टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, देन जायरोस्कोप है उसमें टू मूव एंड स्टेबलाइज द क्राफ्ट। एंड ये तो हो गया स्प्राइट के बारे में बात, ठीक है। बट हेडलाइन क्या है, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट सक्सेसफुली लॉन्च वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्पेसक्राफ्ट विच इज स्प्राइट। तो स्प्राइट को लॉन्च कर दिया, विच इज अ 3.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर स्पेसक्राफ्ट वेइंग 4 ग्राम्स, प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। बट ब्रेक थ्रू स्टारशॉट क्या है, ब्रेक थ्रू स्टारशॉट वो प्रोग्राम है जिसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, स्पेस प्रोग्राम। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट इज अ स्पेस प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाई यूरी मिलनर एंड स्टीफन हॉकिंग, काफ़ी फेमस लोग हैं ये। And it is to develop and launch practical interstellar space missions, and the project aims to demonstrate the proof of concept for light propelled spacecrafts which can fly at 20% speed of light, and the aim is to send a probe to Alpha Centauri. Alpha Centauri आपने नाम सुना होगा ऑलरेडी। Alpha Centauri जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के, and it is 4.37 light years away। इसका मतलब क्या हुआ, लाइट ईयर्स क्या है, 4.37 लाइट ईयर्स का मतलब है कि अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं विच इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से, तो आपको 4.37 ईयर्स लगेंगे अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में, एंड इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, ठीक है। तो दैट इज़ द एम एक्चुअली। एंड इसरो हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड 6 स्प्राइट्स ऑन बोर्ड PSLV C38। PSLV C38 न्यूज़ में आया था जब जून 2017 में लॉन्च हुआ था, और मेनली वो कार्टोसैट 2 के लिए लॉन्च हुआ था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कार्टोसैट 2, और उसमें 6 स्प्राइट्स इस तरह से सैटेलाइट जो हैं वो डाले गए थे, ठीक है। और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो इतना छोटा सा टाइनी सा सैटेलाइट है ये, और उसमें रेडियो भी है, जायरोस्कोप है, मैग्नेटोमीटर है, सोलर सेल से पावर्ड है वो, और माइक्रो कंट्रोलर है, एंटीनाज हैं यहाँ पे आपको 2 एंटीनाज दिख रहे होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट स्प्राइट इज़। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स 3rd बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर।
as per OECD and FAO report, Food and Agriculture Organization. Then OECD FAO Agriculture Outlook 2017 to 26 ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, इनकी जॉइंट रिपोर्ट है OECD और FAO की. And according to that, India is the world's third biggest exporter of beef. And till 2015, India was the largest exporter of beef in the world. और अभी थर्ड हो गया. फर्स्ट कौन है? ब्राज़ील, सेकंड इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड वन इज़ इंडिया. तो ये थोड़े से ना फैक्ट्स भी हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए, सो दैट जब आप कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह करें या अपने मेंस के आंसर वगैरह में कुछ लिखना चाहें तो उसको आप फैक्ट से थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकें. अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ना फिर वो मनगढ़ंत सी कहानियाँ लगती हैं. ठीक है. एंड टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ बीफ जो है वो 10.95 मिलियन का है एक साल का, और इंडिया का है 1.56 मिलियन टन्स. 2016 का फिगर ये है. और एक्सपोर्ट तो करता ही इंडिया, इंपोर्ट भी काफ़ी करता है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है. एंड इंडिया इंपोर्टेड 3.63 मिलियन टन्स ऑफ बीफ इन 2016, राइट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. हरियाणा गवर्नमेंट बैन्स यूज़ ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड एंड ड्रिंक्स. एंड द बैन कम्स आफ्टर अ कॉकटेल एक्सीडेंट एट गुड़गांव पब इन अप्रैल 2016. ये कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी. तो उसमें हुआ क्या था कि इट बर्न्ट अ होल इन मैन स्टमक. तो लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली है क्या? लिक्विड नाइट्रोजन इज़ अ कलरलेस लिक्विड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ -195.9 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड इट इज़ यूज्ड टू इंस्टेंटली फ्रीज फूड एंड ड्रिंक्स. एंड इट इज़ यूज्ड इन बार्स टू इंस्टेंटली फ्रीज इंग्रेडिएंट्स, चिल ग्लासेस एंड गिव ड्रिंक्स अ स्मोकी इफेक्ट. इस तरह से तो वही हुआ था, वो बंदा बार में गया हुआ था और उसने जो लिक्विड नाइट्रोजन मिला हुआ जो ड्रिंक था वो कंज्यूम किया. उसने स्टमक में जाके स्टमक को डैमेज कर दिया. और क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये इस तरह से वेपर छोड़ता है. तो स्टमक में बहुत ज़्यादा वेपर इकट्ठा हुआ और स्टमक जो है वो ब्लोट हो गया बहुत ज़्यादा. तो वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी. एंड इट इज़ यूज टू कूल कंप्यूटर्स ऑल्सो. मेनली रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए होता है ये यूज़. और क्रायोजेनिक मेडिकल प्रोसीजर्स में भी इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर रिमूविंग कैंसरस टिश्यूज़ एंड वार्ट्स बाय फ्रीजिंग देम. ठीक है. तो ये सारे यूजेजेस हैं. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से ना करंट अफेयर्स से ही आते हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन. तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की न्यूज़. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है. IISER साइंटिस्ट डेवलप चिलेटर टू रिमूव ऑयल फ्रॉम स्पिल्स. ठीक है. ऑयल स्पिल जो है वो काफ़ी बड़ा हज़ार्ड है. कई बार सुनने में आता है कि ऑयल स्पिल हो गया है. जो कंटेनर्स वगैरह जो शिप में ट्रांसपोर्ट करते हैं वहाँ से कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है. तो उसको कैसे क्लीन अप किया जाए. लैंड पे भी कई बार ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे पाइपलाइन के थ्रू आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रहा है. तो वहाँ पे अगर कोई पाइपलाइन बर्स्ट हो जाए और ऑयल स्पिल हो जाए तो उसको कैसे वहाँ से रिकवर किया जाए उस साइट को. तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक जिलेटर करके एक मैकेनिज्म डेवलप किया है. तो व्हाट इज़ IISER? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च विच इज़ बेस्ड इन तिरुवनंतपुरम, केरला. एंड जिलेटर जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है एंड इट कैन सक अप ऑयल and can congeal it and it is hydrophobic material and it is a property of oleophilic. philic का मतलब होता है loving. तो oleophilic है and takes up the oil when comes in contact with it. ठीक है. तो इस वजह से ये ऑयल पे स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, सारे ऑयल को सोख लेता है. Then it can be used to recover marine oil spills with a simple, efficient and cost-effective method. And gelation turns the liquid into semi-solid and this allows congealed oil to be simply scooped out using a scoop or sieve. उसको निकालना भी बहुत आसान हो जाता है. और इसका मेन एडवांटेज दो हैं. पहला तो एडवांटेज ये है कि जिलेटर कैन एब्जॉर्ब 16 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट. ठीक है. एंड दूसरा है कि इवन द एब्जॉर्ब्ड ऑयल कैन बी रिकवर्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर. तो बाद में आपने जो वहाँ रिकवर किया इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको फेंक देना है. इट कैन बी रिकवर्ड ऑल्सो और बाद में उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें से आप प्रोडक्ट्स वगैरह रिकवर कर सकते हैं. ठीक है. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है एनवायरमेंट में, कि मतलब एक आपने पर्पस सॉल्व कर लिया, ऑयल स्पिल हटा दिया, बट आपने दूसरा एक हार्मफुल एजेंट एनवायरमेंट में रिलीज़ कर दिया. तो वो वाली बात नहीं है. इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. So that's all guys, that's all in this lecture. If you like this video, please hit the like button. Please provide your feedback in the comment section and please subscribe to the channel if you have not done so, and please press the bell icon so that you get regular notifications, and we'll see you soon with the next lecture. Till then, take care, bye bye, and prepare well.